बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ और मुझे कहते हैं सना हाशमी। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पाकिस्तान की सियासत में हलचल इस वजह से भी आज मच रही है कि हमने देखा कि शहबाज शरीफ जो कि अपोजिशन लीडर हैं उनको आज जो है जमानत पर रिहाई मिल गई है। फिर दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट तरीन जाहिर है केस है आशियाना हाउसिंग के हवाले से, रमजान शुगर मिल के हवाले से। लेकिन अब से कुछ देर कबल जो है वफाकी वज़ीर इत्तलात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल किया है कि इस तरह जमानतें मिलने और रिहाई के बाद जो है एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो रहा है, अवाम में मायूसी पैदा हो रही है कि एहतसाब हो भी रहा है या नहीं हो रहा। वेल, इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस है जो कि आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी जो हमशीरा है फरियाल तालपुर साहिबा, उन पर चल रहा और उनके समेत 11 अफराद हैं जिन पर यह मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। इसमें भी आज दोनों को यानी आसिफ अली जरदारी साहब को भी और उनके हमशीरा को भी 5 मार्च तक की उनकी जमानत में तौसीब मिल चुकी है। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट केस रहा इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में, और वो है बहरिया टाउन अमल दरामद केस। इसमें आज बहुत ज्यादा सरजनिश भी की है जस्टिस अजमत शरीक साहब ने। उन्होंने उन तमाम तर निजी कंपनीज को जिनको बार बार कह रहे हैं कि आप मुआवनत करें अदालत की, उनकी खासी सरजनिश भी हुई है। दोनों इंपॉर्टेंट केसेस हैं जिस पर बात तो होगी ही, लेकिन इसके साथ साथ जैसे हमने आपसे कहा कि लाहौर हाई कोर्ट में इंपॉर्टेंट केस चल रहा था, आपको मालूम है सानिया साहिवाल का, इसके हवाले से भी डेवलपमेंट आ चुकी है और जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है आज लाहौर हाई कोर्ट ने, विच इज इंपॉर्टेंट केस। आई थिंक इस पर भी हम इन डीप डाउन बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के अगले हिस्से में यकीनन हमें ये बात बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। कराची में जितने भी लोग रहते हैं, सिंध में जितने भी लोग रहते हैं, वो इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि एक तो पानी आता नहीं है, और अगर पानी आता है तो वो इतना गदला, इतना गंदा और इतना ख़राब आता है कि अगर आप उसको पी लें बगैर उबाले हुए, अच्छा उबालने के बाद भी उसकी जो सफाई सुथराई है वो मुकम्मल नहीं हो पाती। लेकिन जो पानी है बहरहाल वो इंतहाई ख़तरनाक है, उसमें आर्सेनिक की तादाद बढ़ती जा रही है, क्लोरीन उसमें नहीं होता है, जिसके बायस हमें बताया गया है डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के साथ साथ कि इतना ख़तरनाक एक टाइफाइड है जिसको एंटीबायोटिक्स भी जो है उसके ऊपर रेजिस्टेंस नहीं कर रही है, और ये टाइफाइड जानलेवा भी है। इस पर आज हम बात करेंगे। हम जाहिर है वाटर कमीशन के जो साबिक मावन रह चुके हैं शाह बोस्तो साहब, उनको हमने मदऊ कर रखा है, उनसे बात करेंगे। फिर डॉक्टर से ओपिनियन लेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्टर है डॉक्टर कैसर सजाद साहब, उनसे बात करेंगे कि पानी का इस्तेमाल जाहिर है, लेकिन इसके इस्तेमाल के साथ साथ जो जरासीम हम अपने जिस्म में मुंतकिल कर रहे हैं इसके क्या खतरनाक नताइज हो सकते हैं। और फिर सिंध हुकूमत जो कि नारा लगाती है रोटी कपड़ा और मकान का, वो यहां पर सिंध की आवाम को साफ पानी देने में भी नाकाम है। ये सिर्फ कराची की बात नहीं हो रही, ये पूरे सिंध की बात हो रही है। और अगर आपको वाटर कमीशन का याद हो तो वाटर कमीशन ने लगभग 200 से ज्यादा दौरे किए थे सिंध के, चाहे वो सखर हो, टंडो आदम हो, दीगर जगहें हो। उन्होंने कहा था कि जितना पानी है, जितने भी सैंपल्स लिए गए थे पानी के, वो इंतहाई खतरनाक है, ये पीने के काबिल पानी नहीं है। सो इस पर इंपॉर्टेंट आज बात करेंगे। लेकिन मूव ऑन करते हैं, सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग केस की बात करते हैं, आसिफ अली जरदारी के इस केस की जिसमें उन पर इल्जाम है कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, और उनके साथ साथ 11 मजीद अफराद पर भी। केस में आज समाअत में क्या कुछ रहा ये जानते हैं कराची से अपने रिपोर्टर मुमताज जमाली से। जी जमाली, जरा आगाह कीजिएगा, आज जब आए हैं आसिफ अली जरदारी साहब तो उन्होंने कोई मीडिया से बात भी की है, अब्दुल कानी मजीद मुलाकात हुई है, कमरा अदालत में बातचीत हुई है? बहुत शुक्रिया सनाशमी। आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत बैंकिंग कोर्ट कराची में हुई, जहां पर 8वीं मरतबा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, उनके हमशीरा फरियाल तालपुर समेत दीगर जो 11 मुल्ज़मान नामजद थे इस केस में, उनकी अबूरी जमानत में 5 मार्च तक तोसी हुई है। जबकि अनवर मजीद और गनी मजीद की दरख्वास्त जमानत जो है केस की समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। आज की समाअत में एफआई प्रोसिक्यूटर और नेब प्रोसिक्यूटर के साथ साथ पीपल्स पार्टी के वकला भी अदालत में पेश हुए। एफआई प्रोसिक्यूटर ने अदालत से ये इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं, ये बैंकिंग कोर्ट इस केस की समाअत का अख्तियार नहीं रख सकती, जिस पर फारूक एच नायक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के वकील हैं, उन्होंने अदालत में दलाल दिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऐसे कोई अहकामात नहीं हैं, ये केस इसी अदालत में चल सकती है। जबकि जो एफआई के प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने दलाल देते हुए कहा है कि जो केस के मुंतकिली के हवाले से कि अब केस कराची से इस्लामाबाद बैंकिंग कोर्ट अपना नेब कोर्ट में चला जाए, और जिसके हवाले से जो दरख्वास्त है वो कल दायर किया जाएगा। और दरख्वास्त में चेयरमैन नेब ने दस्तखत भी कर दिए, जिस पर अदालत ने
रिमार्क्स दिए कि या तो आप इस केस का हतमी चालान पेश करें या तो आप दरख्वास्त दायर करें, जिस पर फारूक एच नाइक ने दलाल दिए कि ये एफआई प्रोसिक्यूटर दिन ब दिन इस केस को अल्तवा के तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। दरख्वास्तें तो दे रहे हैं लेकिन जवाब पेश नहीं किया जा रहा है कि क्यों इस केस को कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, हतमी चालान पेश किया जाए। अच्छा मुमताज जमाली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये बात तो पिछली समात में भी हुई थी ना, यही नुक्ता था कि क्या मामलात हैं जिसके बाइस कहा जा रहा है कि इसको इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए। तो उसमें बड़ी क्लियर बात आई थी कि नैब ये कह रही है कि वहां पर बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसको बराह रास्त वो देख सकती है। तो आज तफ्तीशी ऑफिसर ने इस पर क्या मौक़िफ़ अपनाया अगर ये सवाल हुआ है अदालत में? तो तफ्तीशी अफसर ने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात में ये लिखा हुआ है कि केस बैंकिंग कोर्ट कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, लेकिन फारूक एच नाइक ने दलाल दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और तहरीरी हुक्मनामे में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि जो ये केस है बैंकिंग कोर्ट से कराची मुंतकिल इस्लामाबाद मुंतकिल किया जाए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने ये अहकामात दिए कि इस केस में मजीद तफ्तीश होनी चाहिए। तो लिहाजा आप तफ्तीश करें, इस केस को इसी बैंकिंग कोर्ट कराची में चलने दें और हतमी चालान पेश किया जाए ताकि दीगर मुल्ज़मान जो जेल कस्टडी है उनकी भी जमानत हो जाए और जो गैर मुल्ज़मान अबूरी जमानत में है वो भी अपने केस में दिफा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज जमाली। इंपॉर्टेंट केस है, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहिबा समेत 11 इसमें नामजद हैं और जैसे अभी बता रहे थे मुमताज जमाली साहब के ये 8वीं उनकी पेशी थी। लेकिन इस सब में जो अब इंपॉर्टेंट नुक्ता है वो ये है कि वो कराची की बैंकिंग कोर्ट से उसको मुंतकिल करना है इस्लामाबाद नैब कोर्ट। तो अब देखना यह है कि इसमें क्या मजीद चीजें सामने आएंगी। लेकिन FIA को आज कहा है अदालत ने कि जो कुछ आपने कहना है इस केस से मुतालिक हमें तहरीरी तौर पर लिख कर दे दें मुंतकली के हवाले से भी। सो लेट्स सी मजीद क्या होता है। 5 मार्च तक तो बहरहाल ये समात मुलतवी हो गई है। इंपॉर्टेंट केस रहा, जैसे हमने आपसे कहा था प्रोग्राम के आगाज में, बहरिया टाउन अमल दरामद केस। क्या हो रहा है, निजी कंपनीज ने क्या कुछ किया है, ये सवालात किए हैं आज अदालत ने। और मार्केटिंग कंपनियों ने अदालत से ताउन नहीं किया, ये कहना है जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का। क्या ताउन मांग रही है अदालत जो मतलब अभी तक जो निजी कंपनीज हैं ये देने में अभी किसी भी किस्म की उनकी फाइंडिंग सामने नहीं आई है। जरा इस इंपॉर्टेंट केस पर बात कर लेते हैं इस्लामाबाद में अपने रिपोर्टर मोहम्मद अहमद से। मोहम्मद अहमद, ये बहरिया टाउन अमल दरामद केस है जिसमें निजी कंपनीज को कहा गया है कि वो अदालत की मुआवनत करें। पिछली वाली समात पर भी हमें याद है कि काफी सरजनिश की थी निजी कंपनीज की अदालत ने। आज क्या फाइंडिंग सामने आई है? जी बिल्कुल, आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो प्रिज्म, कॉस्मोस और ट्राई स्टार जो 3 कंपनी हैं उनसे इस्तफसार किया जस्टिस मसीह शेख ने कि आपको रिकॉर्ड का आपसे पूछा गया था तो बताएं कि रिकॉर्ड किधर है। जब रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया गया तो वो बहुत ही नाकिस किस्म का रिकॉर्ड था। उसमें जो तमाम ज़मीनों का रिकॉर्ड पेश किया गया वो बहरिया से ही एक तरह से लेकर आगे पेश कर दिया गया और ये कहा गया कि हम वो रिकॉर्ड जो हमने पहले दिन से बुकिंग्स की हैं तो वो रिकॉर्ड हम अदालत के सामने पेश नहीं कर सकते। इस पर अदालत ने शदीद बरहमी का इजहार किया और जस्टिस मसीह शेख ने कहा कि ये तो वही बात हो गई कि इस्लामाबाद में आप कहीं फ्लैट लें और आप ये ना बता सकें कि हमने किस सेक्टर में फ्लैट लिया है, ये कैसी बात कर रहे हैं हमसे आप। इस मौके पर प्रिज्म के एक नुमाइंदे अदालत के सामने पेश हुए, उन्होंने कहा कि हम इसमें कोशिश करें लेकिन एक बात है जो अदालत को समझाना चाहते हैं, अदालत समझ नहीं पा रही। इस बात पर भी अदालत शदीद बरहम हो गई और जस्टिस मसीह शेख ने कहा कि आपकी जुर्रत कैसे हुई कि आपने अदालत से रूबरू होकर इस तरह बात की है, आप होते कौन है, अपना नाम बताएं, अब अभी हम एक जुमला कहेंगे और आपको जेल में डलवा देंगे। ये जो साथ साथ ये भी कहा गया कि अगर आप लोग नहीं ताउन करेंगे तो हम आपसे ताउन दूसरी तरह से करवा लेंगे, हम मामला नैब को भेज देंगे, आप तफ्तीशी अफसर के पास जाएंगे, वो आपसे खुद पूछेगा, नैब के सामने आप जाएंगे और आप नैब को खुद जवाब देंगे। हमने आपको एक इज्जत से कहा कि आप हमारी मदद करें लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी मर्जी है। मोहम्मद अहमद, क्योंकि जाहिर है ये तो हियरिंग है, हम ये भी जानना चाहेंगे और हमारे नाज़रीन भी कि ये इंपॉर्टेंट केस है बहरिया टाउन के हवाले से और ये जो निजी कंपनी से बारहा अदालत इस्तफसार कर रही है कि वो उनकी मदद करें, तो वो कौन सी ऐसी फाइंडिंग्स हैं जिसमें लकुनास देख रही है अदालत, जिस पर आज एक मरतबा फिर जाहिर है बरहमी का इजहार तो हुआ। जैसे आपने कहा कि वो ये नहीं बता पा रहे कि पहले से यानी स्टार्ट टू एंड किस तरह से लीज किया गया, किस तरह से मकानात की खरीदो फरोख्त हुई, उनके पास किसी किस्म का कोई डाटा नहीं है। इट्स मीन जी बिल्कुल, ये इस जो पिछली समात हुई उससे पहले समात में नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से कुछ दस्तावेज दी गई थी। प्रिज्म कंपनी का एक बुकलेट अदालत के सामने रखा गया था जिसमें एड्स थे, क्योंकि अदालत ने बहरिया टाउन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी आयद की थी और नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो तफ्तीशी अफसर थे नैब के, उन्होंने ये कहा कि अदालत की पाबंदी के बावजूद भी ये खरीदो फरोख्त की जा रही है, इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। ताहम ये जो एजेंट्स है बहरिया टाउन के सर्टिफाइड एजेंट्स हैं, ये एजेंट्स अभी भी खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और बुकिंग्स कर रहे हैं। इस पर अदालत ने इन तीनों को नोटिस जारी किया
दिया था और कहा था कि अगर ये पेश नहीं होंगे तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। जब अगली समाअत पे पेश हुए तो रिकॉर्ड तलब किया गया और कहा गया कि पहली तारीख से पहले दिन से लेके अब तक जितना भी रिकॉर्ड इनके पास है, जितनी बुकिंग्स करके अदालत के सामने वो पेश की जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है रेगुलाइजेशन का मामला है, ये तजावुजात का मामला है, तो उसमें जरूरी है कि देखना कि कितना रकबा है जो बहरिया टाउन जिसके साथ बिल्कुल ठीक है, जिसमें खरीदो फरोख्त करती रही आजादाना तौर पर। अच्छा मोहम्मद अहमद, इसमें इंपॉर्टेंट नुकता अब ये भी है कि जाहिर है सुनने वाले और देखने वाले जानना चाहेंगे केस की समाअत कब तक मुलतवी हुई है और क्या कहा है अदालत ने कि अगली हेयरिंग पर उनको क्या चीजें दरकार होंगी। जी, ये 405 अरब रुपए की पेशकश आज अली जफर की जानिब से की गई। उसमें कहा गया कि 12 साल में ये रकम अदा की जाएगी। पहले 6 साल में 2 अरब महानावार, अगले 6 साल में 3 अरब महानावार। अगेन कितने अरब रुपए? 400, ये 405 अरब रुपए की पेशकश की गई है अली जफर की जानिब से और कहा गया है कि ये 405 अरब रुपए 12 साल में अदा किए जाएंगे। पहले 6 साल में महाना 2 अरब अदा किए जाएंगे और जो आखिरी 6 साल होंगे उनमें महाना 3 अरब अदा किए जाएंगे। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि हमारे लिए ये तो अभी जो रकम की कदर कीमत है वो भी बढ़ती है, ऊपर नीचे होगी, तो ये रकम जो ये तो 3 गुना हो जाएगी 12 साल के बाद, तो उसका आप क्या करेंगे। इसके अलावा ये भी कहा कि 2014-2013 में आप इसको दोबारा देख लें, ये आखिरी दफा हम आपको मौका दे रहे हैं। बेंच दोबारा 28 तारीख को आएगा और 28 तारीख को आते साथ ही इसको सुना जाएगा। अब आप ये याद रखें कि सूरज अब गुरूब हो रहा है, मिट्टी आपके हाथ से निकल रही है, अब हम इस मामले पर फैसला कर देंगे। आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आप कोई अच्छी ऑफर लेके आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेके आएंगे तो हम फैसला कर देंगे। Well, important remarks. Thank you very much, मोहम्मद अहमद. Importantly and deeply आपने जो remarks रहे हैं आज अदालत के वो बहरिया टाउन अमल दरामद केस कैटेगोरिकली बेंच ने आज कहा है कि अगर 28 फरवरी को जो दोबारा जाहिर बेंच बैठेगा उसमें एक मरतबा फिर बहरिया टाउन अमल दरामद से मुतालिक जितने भी लोग हैं उनको कहा गया है कि आप क्लियर ऑफर के बारे में बताएं। 405 अरब रुपए तक कह दिए गए हैं, 12 साल में बताया गया है कि उसकी इंस्टॉलमेंट के साथ पैसा दिया जाएगा, लेकिन जाहिर है ये कैसे होगा, इसके मैकेनिज्म पर अदालत अभी तक मुतमईन नहीं है और कहा है कि इस ऑफर को ठीक करें ताकि जाहिर है जो मामलात हैं वो चीजें दूध का दूध और पानी का पानी हो, क्योंकि बहरिया टाउन के जो मामलात हैं जमीन के वो जाहिर है बहुत हद तक जो अभी तक हम देख रहे हैं अखबारात में भी लिखा जा रहा है, दीगर जगहों पर भी, कि उसमें तजावुजात जो हैं वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। वेल, यहां हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज ही के एक और इंपॉर्टेंट केस पर हमें बात करनी है और वो केस है जाहिर है आशियाना हाउसिंग स्कीम का केस, जिसमें आज हमने देखा कि ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब जो है उनको जमानत पर रिहाई मिल गई है, जिसके बाद उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि आज भी कहता हूं कि अगर एक पाई की करप्शन साबित हो गई तो सियासत छोड़ दूंगा। राजा जफरुल हक से बात करेंगे इंपॉर्टेंटली और अपने रिपोर्टर से भी कि हेयरिंग में मजीद क्या कुछ हुआ और इसके अलावा सानिया साहिवाल पर भी बात करेंगे। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि दोनों इंपॉर्टेंट केस पर बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में शहबाज शरीफ की जमानत जो है वो मंजूर हुई है, उनको रिहाई का हुक्म मिल गया है, जिसके बाद इस अभी हम देख रहे थे कि जैसे मैंने कहा तस्करा किया था प्रोग्राम के आगाज़ में कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो हैं उन्होंने ये कहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक सेटबैक भी हैं हमारे लिए और दूसरा ये कि तफ्तीश जो है उसको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, प्रोसिक्यूशन का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। और एक मरतबा फिर उन्होंने ये कहा कि इन चीज़ों से अवाम में एक जो है ट्रस्ट डेफिसिट बहरहाल पैदा हो रहा है। लेकिन आज अबू बकर से जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है लाहौर हाई कोर्ट में और जमानत के बाद अगर बात की है शहबाज शरीफ साहब ने तो क्या कुछ उनका कहना था। अबू बकर आगाह कीजिएगा, इंपॉर्टेंटली रहा आज का दिन PMLN के हवाले से और बिलखुसूस अगर ऑपोजिशन लीडर की बात करें तो। जी शुक्रिया सना। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जो है वो आज दरख्वास्त जमानत पर जो है वो समाअत हुई और अदालत में जो है वो केस की जानिब से जो है पेश किया गया। अदालत में जो है वो उनके वकील ने ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारे पास जितने भी दस्तावेज़ात हैं वो अदालत में पेश कर दिए गए हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है
वो भी अदालत में जमा करा दी गई है और शहबाज शरीफ की जो जमानत है उसको मंजूर किया जाए। जबकि उन्होंने बताया कि हमारे पास जो गूगल मैप्स हैं उसके ऊपर भी अगर देखा जाए तो उस जगह पर नाला जो है वो नहीं है। और रमज़ान शुगर मिल के हवाले से अदालत ने इस्तफसार किया कि नाला, आप ये बताएं अदालत को कि आपने ये नाला जो है वो उस तरफ से ही क्यों मोड़ा जहां पर रमज़ान शुगर मिल है, जिस पर उन्होंने मैप दिखाया और कहा कि यहां पर भी आबादी मौजूद है और आबादी को फायदा पहुंचाने के लिए असेंबली में जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी गई थी उसके ऊपर, उसकी बिना पर जो है वो ये नाला बनाया गया। सीवरेज सिस्टम जो है मंजूर किया गया मुकम्मल तौर पर और उसके बाद इसको जो है बनाया गया। और अगर बात की जाए रमज़ान शुगर मिल की तो इसमें शहबाज शरीफ का जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है। रमज़ान शुगर मिल जो है वो वैसे ही सीजनल काम करती है तो उसमें इनका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है, जिसके ऊपर अदालत ने मजीद कहा कि आप फिजिबिलिटी रिपोर्ट लाएं हैं अपने पास, अपने साथ, हमें ये बताएं कि वो कहाँ पे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये असेंबली की बुक में है और ये एक पूरे प्रोसेस के तहत होती है जिसके अंदर कोई शक व शुबे वाली बात नहीं है। तो अदालत ने उनकी बात को समझते हुए, दलाइल मुकम्मल करते हुए शहबाज शरीफ के जो है वो दोनों केसेस में, रमज़ान शुगर मिल और आशियाना हाउसिंग स्कीम में, दोनों में जो है वो उनके 1-1 करोड़ के मुचलकों के एवज जो है वो जमानत मंजूर। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे ही रहिएगा। अबू बकर इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के सीनियर रहनुमा है राजा जफरुल हक साहब टेलीफोन लाइन पर। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राजा जफरुल हक साहब, आप समझते हैं कि ये एक जीत है मुस्लिम लीग नवाज की, जो कि आज शहबाज शरीफ साहब को एक जमानत पर रिहाई का हुक्म मिला है, कैसे देख रहे हैं इस मामले को? मेरा ख्याल है जी कि ये जीत हार का सवाल नहीं है, ये कानून की बात है। और आज तक तो हुकूमत यही कहती रही कि जी हमारा कोई ताल्लुक अदालती फैसलों से नहीं है और ना नैब को हम डिक्टेट करते हैं, ना उनको कोई सुजेस्ट करते हैं, वहाँ तो हमारा चपरासी भी नहीं है जी। और आज कह रहे थे कि ये नैब को चाहिए कि वो अपील करे इसके खिलाफ। हाँ। तो आप समझ रहे हैं कि यानी हुकूमत इन्फ्लुएंस होने की कोशिश कर रही है नैब के जरिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके राजा जफरुल साहब, आज जाहिर है शहबाज शरीफ साहब ने तो ये एक मरतबा फिर अपनी बात दोहराई कि अगर एक पाई की भी करप्शन साबित हो जाए तो वो सियासत छोड़ देंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने दूसरी जानिब ये इंडिया भी दिया आज कि वो जुमे तक उनकी रिहाई भी हो जाएगी। तो ये जो डील शील की बातें चल रही थी, ये कुछ है, कुछ इसमें हकीकत के साथ फंसाना है? नहीं, वो तो दोनों तरफ से डिनायल हो रहा है और ये मुमकिन ही नहीं है, डील दे कौन सकता है। अच्छा, तो यानी ये जो आज इंडिया दिया है नवाज शरीफ साहब ने कि वो जुमे तक उनको रिहाई मिल जाएगी, इसमें कोई नहीं, वो उनका ख्याल है कि वो अच्छा 18 तारीख तक ये फैसला होगा हाई कोर्ट रावलपिंडी में जी, डिवीजन बेंच में। जी तो उसमें वो तवक्का रख रहे हैं कि उनके हक में फैसला आएगा। जी, तवक्को है। ओके दूसरी जानिब राजा साहब, मैं ये जानना चाहूंगी कि आप समझ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की सियासत की जो बिसात है, जिस पर आप इस वक्त भरपूर ऑपोजिशन कर रहे हैं, इसमें मजीद आप लोग तेजी ला रहे हैं या इन तमाम तर फैसलों से आपको कुछ तशफ़ी हो रही है, तसल्ली हो रही है कि अदालती निज़ाम आपके फेवर में किसी ना किसी हद तक जा रहा है, विच इज वेरी मच फेयर ट्रायल? आई थिंक नहीं, अगर फेयर ट्रायल हो तो फिर तो ये बहुत पहले ये चीज हो जानी चाहिए थी। अच्छा, आप कह रहे फेयर ट्रायल नहीं हो रहा? फेयर ट्रायल तो मतलब ये है कि डिले बड़ी हुई है। मियां नवाज शरीफ साहब के इलाज के लिए बहुत डिले हो रही है और वो बहुत तकलीफ दे मामला। ओके एक शख्स जो हार्ट के पेशेंट हैं और बाकी दीगर भी मामलात हैं, तो उनके लिए बेरुखी और एक जालमाना तर्ज अमल इख्तियार करना बहुत तकलीफ की बायस है। ओके, शहबाज शरीफ की आज की रिहाई को आप क्या देख रहे हैं? लास्टली मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। मैं समझता हूँ जी कि वो एक बहुत बड़ा रिलीफ है। अच्छा, ठीक है। और लेट ही सही, लेकिन ये जो कहा जा रहा था कि अदालतों की तरफ से भी कि इस मामले के ऊपर पार्टियों को मिल बैठकर इस सारे प्रोसीजर को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और सही तरीके से जो इसमें खामियां हैं उन्हें दूर करना चाहिए।
तो मेरे राजा साहब, सामने आप वक्त है लोगों का कि यानी वो- मुस्लिम लीग नवाज का तो एक नैरेटिव ये है ना कि आप कह रहे हैं कि आप हमारे अदालतों पर आप एतमाद कर रहे हैं, आप अदालतों का सामना भी कर रहे हैं, फिर आपके जाहिर है, लेकिन वो जो भरपूर ऑपोजिशन वाला मामला है उसमें आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से जो आपके पल्ले में कुछ जाहिर है ताकत आई है, आप समझते हैं कि स्ट्रीट पावर में तब्दील होगी अगर ये मामला बेहतर ना हुए आगे आपके लिए? वो तो वक्त बताएगा, लेकिन वो तो एक जमहूरी हक है हर पार्टी का और सियासी जमातों का भी। लेकिन शहबाज शरीफ का जो मामला है सर, वो पीसीए का जो वो जो उनकी चेयरमैनशिप का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर तो आप लोगों की काफी ज्यादा तहफ्फुजात हैं, लेकिन कोई वो उसमें जान नहीं थी, और आज तो बिल्कुल ही फैसला हो गया है। अब तो मियां शहबाज शरीफ साहब चेयरमैनशिप के लिए जैसे पहले दिन वो इस्तेकाक रखते थे, आज भी उनका ये इस्तेकाक कंफर्म हुआ है। ओके, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। राजा जफरुल हक साहब हमसे बात कर रहे थे पीएससी की चेयरमैनशिप का मामला, जिस पर बहुत ज्यादा बात कर रही है पाकिस्तान साफ, और यहां तक आ गया था कि वो उस पर यकीनन उनको वो चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छा शायद फैसला शहबाज शरीफ साहब के लिए आया है। लेट्स सी कि इसके रिपरकशंस क्या होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट केस था आज लाहौर हाई कोर्ट में, विच इज सानेह साहिवाल। इसके ऊपर आज अदालत ने इंपॉर्टेंट जो है अहकाम दिए हैं, इस पर अपडेट ले लेते हैं। अबू बकर, लाहौर हाई कोर्ट ने सानेह साहिवाल की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दिया है, क्या फाइंडिंग्स आई हैं अभी अदालत के सामने आज की समाअत में? जी बिल्कुल सना, आज लाहौर हाई कोर्ट में दूसरा बड़ा केस था जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, और यह सानिया साहिवाल के जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर जो है वो केस था, जिसके ऊपर जेआईटी के सरबराह जो है वो आईजी डीआईजी जो है वो अदालत में पेश हुए। उन्होंने ये बताया कि अभी तक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे पास जितने भी बयान हैं उसमें मकतूल खलील के वर्सा और बाकी जितने भी लोग हैं उनके हमने बयान रिकॉर्ड कर लिए हैं, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपको एक लिस्ट दी गई थी और उसके मुताबिक आपने जो है वो इन सब गवाहों के बयान करने थे। आपने उस लिस्ट के मुताबिक क्या किया है ये बताइएगा। उन्होंने अदालत में ये बताया कि इस हवाले से अभी तक जो है वो सिर्फ उसके वर्सा के जो है वो बयानात को रिकॉर्ड किया गया है, जिस पर अदालत ने सरजनिश की और उनसे ये कहा कि ऐसे कोई काम नहीं होता, आपको लगता क्या है कि आप अदालत की बात को समझ कैसे सकते हैं। उन्होंने सरकारी वकील को ये बावर कराया कि उनको बताएं कि ये अदालत है, आपकी कोई दफ्तर नहीं है जहां पे आप अपनी अफसरी झाड़ रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि अब हम इसको जुडिशल कमीशन बनाने का हुक्म देंगे, और साहिवाल के सेशन जज को ये हुक्म दिया कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं और मजीद रिपोर्ट जो है वो 15 दिन में जो है वो तलब करी उन्होंने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अबू बकर मुग़ल लाहौर से अपडेट कर रहे थे सानेह साहिवाल के मामले पर। आज पूछा है, इस्तफसार किया कि बताया जाए कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। जीआईटी के पास यकीनन पंजाब हुकूमत की जानिब से वक्त मुतय्यन है और उसको 19 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है हुकूमत को, लेकिन फाइंडिंग्स जो आज सामने आई अदालत के उसके बाद बहरहाल ये हुक्म दिया गया है कि जुडिशियल इंक्वायरी इस मामले की जाए। सो इसकी सिग्निफिकेंस भी है, जाहिर है ये मामला अदालती हैं लेकिन बराह रास्त इनका ताल्लुक बहुत सारी जिंदगियों से वाबस्ता है, तो इस पर बात और अपडेट हम आपको बताते रहते हैं। अब जरा ब्रेक लेते हैं और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जो आपके घर में पानी आ रहा है क्या वो साफ है या नहीं, अगर आलूदा है तो उसको साफ कैसे किया जा सकता है, क्या पानी उबालकर पीना ही अब काफी है या फिर वो जो एक कहते हैं कि बोतल माफिया जो है, जो साबिक चीफ जस्टिस कहते थे कि ये जो प्लास्टिक की बोतल्स में पानी है ये बेचा जा रहा है और ये एक तरह की माफिया है, तो उसी तरह का पानी अब हम पी सकेंगे क्योंकि जो सिंध हुकूमत की जानिब से पानी सप्लाई किया जा रहा है इसमें आर्सेनिक की तादाद बढ़ती जा रही है, मिकदार बढ़ती जा रही है, और अगर इसकी मिकदार बढ़ती जा रही है तो ये सिर्फ किसी एक वबा के लिए यानी किसी एक बीमारी को नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि इसमें सीवरेज का पानी भी मिल जाता है। और इस बात का इजहार जो है वो हमारी वजीर सेहत जो है अजरा पीछू साहिबा उन्होंने भी असेंबली में किया है। क्या कुछ मामलात हैं इस पर बात करेंगे इन डिटेल राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू आर वाचिंग 7 से 8।
Naegleria is only one parasite. It's not 2-3 various parasites. और ये सीवरेज की वजह से, कंटेमिनेशन की वजह से होता है. And Naegleria grows on sewage water actually. तो वो मल्टीप्लाई भी उसी तरीके से उसको, क्योंकि खुराक मिलती है वहाँ से, तो वो मल्टीप्लाई इसी तरीके से होता है वहाँ. Because contamination means your resistant, drug resistant typhoid is within the water supply system. उसकी contamination हो रही है. Obviously, it's one of the reasons. Also, multi-drug resistant comes when physicians are using antibiotics indiscriminately. वो antibiotics prescribe करते हैं even for viral infections, which are not really treatable by antibiotics. हमारे यहाँ overuse of antibiotics है. Azithromycin, which is the last line defense of XDR or extended drug resistant typhoid. उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि awareness हो physicians में that they don't use it for other purposes, but somehow it is also used for gastroenteritis. So I'm because everyone wants their practice to flourish. डॉक्टर्स की भी जिम्मेदारी है कि वो देखें कि किस तरह थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं. वैक्सीनेशन है नहीं तो हमें आवाम को इन्फॉर्म करना चाहिए. मेरी ये दरख्वास्त है, रोके नहीं, सप्लाई एंड डिमांड का इशू नहीं है. और जो बात इन्हीं ने कही है, मुझे ये बता दे, इस सूबे में ये हुकूमत सिंध से ताल्लुक है, 11 साल से प्रिवेंशन नहीं कर सके साफ पानी के लिए. अब बता दें कितने साल और लगेंगे कि इस सूबे को साफ पानी मिलेगा. ओके जी, ये तो वो गुफ्तगू थी जो कि सिंध असेंबली में हुई है. वज़ीर सेहत ने एडमिट किया कि पानी जो है वो उस जो भी पानी सप्लाई हो रहा है सिंध में कहीं पर भी, चाहे वो सक्कर में हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है, कराची में हो रहा है, वो कंटेमिनेटेड है. अब कंटेमिनेटेड क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं. जाहिर है उसमें क्लोरीन कहा तो ये जा रहा है कि वो मिलाई जाती है, लेकिन जब वो लास्ट यूजर पर जाती है, यानी आवाम तक जब वो पानी पाइप में पहुंचता है तो उसमें क्लोरीन की मिकदार खत्म हो चुकी होती है. तो इसके लिए क्या तदारुक हो रहा है, फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं उसके ऊपर क्या काम हुआ है, कितने प्लांट्स हैं जो अभी काम कर रहे हैं. फिर हमने देखा कि वाटर कमीशन की जो इंपॉर्टेंट समातें हुई हैं उसमें हमने देखा कि कैटेगोरिकली वाटर कमीशन ने कहा है, मैंने पहले भी कहा था प्रोग्राम में कि उन्होंने बार बार ये फाइंडिंग्स दी कि सिंध में जो पानी सप्लाई हो रहा है वो इंतहाई खतरनाक पानी है, वो पीने के काबिल नहीं है. बार बार सैंपल्स दिखाए गए, लेकिन अभी तक हालात जूं के तू हैं. और अब तो ये कहा जा रहा है कि एक टाइफॉइड है, मतलब अभी हम निगलेरिया को ही रो रहे थे, दीगर और चीजों को रो रहे थे कि नया टाइफॉइड जो है इसने सर उठा लिया है. और ये बहुत खतरनाक हद तक है क्योंकि इस पे एंटीबायोटिक्स भी असरअंदाज नहीं हो रही हैं. इस पर सबसे पहले जरा बात कर लेते हैं, ये पानी का मामला जो है ये कैसे सुधर पाएगा, क्योंकि इस पे जो इंपॉर्टेंट लोग हैं और सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने कहा था, साबिक मावन जो है सिंध वाटर कमीशन के शाह भोस्तू साहब, वही फाइंडिंग्स बता सकेंगे क्योंकि वो बारहा इस मामले पर आवाज उठाते रहे और अभी भी काम कर रहे हैं. शाह साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए. शाह साहब, सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर बार बार ये सवाल कर करके हम भी थक गए हैं कि ये सिंध का पानी क्या इतना आलूदा है कि ये पीने के काबिल ही नहीं रहा. जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं. मैं समझता हूँ कि अब कमीशन ने पिछले 2 सालों में ये जो पानी का मसला है उसमें जितनी अवेयरनेस पैदा की है और जितनी रिपोर्ट्स, रिसर्च और इस पे ऑब्जर्वेशन और ऑर्डर इशू हुए हैं जी, मैं समझता हूँ कि अब इस मसले को हैंडल करना इतना मुश्किल नहीं है. ओके. अगर गवर्नमेंट जो है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट दोनों मिलके इस मसले को हल करना वाकई चाहे. ओके. प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ये जो पानी का मसला था ये पिछले 30-40 सालों से बद से बदतर होता जा रहा था, लेकिन इस तरफ किसी की कोई तवज्जो नहीं थी. और शायद वो ये समझ रहे थे कि हम जो पैसे वाले लोग हैं, जो रिसोर्सफुल लोग हैं, वो चूंकि वाटर पीते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, उनके लिए मसला नहीं है. लेकिन अब उनको शायद ये समझ आ रहा है कि ये मसला उनका भी है, क्योंकि जाहिर है सिर्फ पानी पीना नहीं है, पानी तो हर चीज में इस्तेमाल होता है. आप नहाते हैं, आप बर्तन धोते हैं, आप कपड़े धोते हैं. तो मैं समझता हूँ कि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आपने ये पानी का मसला हल नहीं किया जी, तो इस सिंध में तो खासतौर पे जो हमारी पूरी पॉपुलेशन है वो इस वक्त एक टारगेट पे है, क्योंकि गरीब आदमी के लिए तो कोई और रास्ता नहीं है सवाल कि ये कंटेमिनेटेड पानी पिए. और जब वो पानी पीता है तो उसके बाद जो आपको पता है कि जो अस्पतालों की हालत है, उसके लिए भी मैंने एक अलग पिटीशन दाखिल की थी. काफी महीनों से लड़ के अब मैंने उनके ऑर्डर्स करवाए
जी सर। तकरीबन 2200 के करीब डॉक्टर्स जो है उनकी वो एम्प्लॉयमेंट तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू हो गया है। वरना हालत ये थी कि जो सिंध के 29 बड़े जो सिविल हॉस्पिटल हैं उनमें तकरीबन 9000 में से 5000 डॉक्टर्स की शॉर्टेज थी। आप सोच सकते हैं कि 50 से 60% जो है वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मौजूद ही नहीं थे। तो एक तरफ आप बीमार कर रहे हैं लोगों को, और दूसरी तरफ फैसिलिटेशन नहीं है। बीमारी की हालत में अस्पताल लाया जाता है तो वहाँ पे डॉक्टर्स मौजूद नहीं होते। ठीक, शाह साहब ये वाला नुकता बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ में ये, क्योंकि ज़ाहिर है आपने पूरे सिंध के दौरे किए हैं वाटर कमीशन के हमरा और आपने सैंपल्स इकट्ठे किए थे, पानी की आलूदगी क्या सिवरेज तक ही है कि जो पीने का पानी है उसमें सिवरेज का पानी मिलकर आ रहा है, आर्सेनिक की मिकदार बढ़ रही है, या इससे ज्यादा कंटामिनेशन की और दीगर चीजें जो हैं, जो जाहिर है फैक्ट्रीज का जितना भी फजला है वो जा रहा है पानी के अंदर, तो ये सब मिलकर यानी खतरनाक हद तक पानी जो है वो पीने के काबिल अभी नहीं है। तो फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जो बात हुई थी, वो कितने फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं जो अब इस वक्त मुतहरिक हो गए या काम कर रहे हैं? देखिए जी, बात यह है कि जब आप अपनी नहरों को, अपने फ्रेश वाटर बॉडीज को आप सीवेज के तौर पे इस्तेमाल करें, यानी पूरे सिंध में जितनी भी बड़ी बड़ी नहरें हैं, छोटे मोटे नाले हैं, सब में ये 750 जगहों पे म्युनिसिपल का, इंडस्ट्री का और अस्पतालों का जो फुजला है वो फेंका जा रहा है। अब जब आप अपनी पूरे जो फ्रेश वाटर बॉडीज हैं उसमें जब आप गलाजत फेंकेंगे तो आपके लिए लाजमी है कि आप जब लोगों को, आम आदमी को जब वो पानी फराहम करें तो उसको आप फिल्टर करें, उसकी क्लोरिनेशन करें, उसको पीने के काबिल बनाएं। लेकिन आप सुन के आपको शायद हैरत होगी कि पूरे सिंध में, अंदरूनी सिंध में तकरीबन 33 वाटर फिल्टर प्लांट थे, सारे के सारे बंद पड़े थे। 33 हैं और वो बंद हैं? 33 नहीं, जब हमने कमीशन ने जब शुरू में काम किया देखा 33 फिल्टर प्लांट्स पूरे अंदरूनी सिंध में 33 फिल्टर प्लांट्स हैं, सारे के सारे बंद पड़े थे, नाकारा हो चुके थे। जिसमें से वाटर कमीशन ने सिर्फ 11 महीनों में 17 के करीब वाटर फिल्टर प्लांट्स को जो है वो रिहेबिलिटेट किया है और वो अब चल रहे हैं। कराची में 6 वाटर फिल्टर प्लांट्स थे, 6 के 6 ही जो है नाकारा थे और जो पानी दिया जा रहा था वो पीने के काबिल नहीं था। अब उनकी रिहेबिलिटेशन तो हो गई है, वहां पे क्लोरिनेशन के प्लांट भी लगवा दिए कमीशन ने, लेकिन मसला कराची का ये है कि कराची की जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, यानी जो अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई की जो स्कीम है, वो तकरीबन 12,000 किलोमीटर तक फैली हुई है। अब वो कई जगहों से वो जो 72 इंचेस के और 36 डायमीटर इंचेस के जो बड़े बड़े पाइप्स गुजर रहे हैं, वो टूट चुके हैं, कहीं पे उनको जो है तोड़ा गया है और बहुत सी जगहों पे वो पानी चोरी करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो उसकी वजह से वो जो पूरी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो बहुत ज्यादा बुरी तरह जो है वो ये समझ लें कि उसमें तब्दीली की जरूरत है, उसको रिहेबिलिटेट करने की जरूरत है। अब जाहिर है वाटर कमीशन 11-12 महीने के लिए थी, इसमें ये इतना बड़ा काम नहीं हो सकता था, लेकिन उसके बावजूद वाटर कमीशन की कोशिशों से तकरीबन कोई 539 स्कीम्स जो है वो शुरू हुई है। कराची में 5 जो है नए ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो गए, उनका बनना शुरू हो गया है। 3 में से 2 ट्रीटमेंट प्लांट चलना शुरू हो गए। मैं समझता हूँ कि अगर कमीशन सिर्फ 11 महीनों में इतना कुछ कर सकती है और अगर ये 2 साल और चलती तो मैं आपको बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ कि कराची में, पूरे सिंध में पानी का मसला किसी हद तक, काफी हद तक जो हल हो चुका होगा। लेकिन अब मुसीबत यह है कि ये वाटर कमीशन चूंकि गवर्नमेंट हो चुकी है, जस्टिस हानी साहब के जो है वो टर्म खत्म होने के बाद, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि कमीशन को जारी रखें। बिल्कुल, यही मैं आपसे सवाल करने वाली थी, आपने खुद ही बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अगर जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम साहब इस पे विलिंगली काम कर सके दोबारा, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये दरख्वास्त की है कि इस कमीशन को जारी रखें, कमीशन को जारी रखें। वेल, एब्सोल्युटली राइट। शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई विश कि आप यहाँ होते तो हम जरा इसको मजीद इन डिटेल बात करते, बट क्योंकि मामला मुझे पता है ये रुकने वाला नहीं है, ये हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन फर्दर ऑन हम इस पर इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन इस पानी को जो हम और आप अपने घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या इससे वाकई इतना खतरनाक टाइफाइड हो रहा है? इस पर जरा बात कर लेते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद इंपॉर्टेंट आदमी है, सेक्रेटरी जनरल है PMA के, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कैसर सज्जाद, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए।
जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये हम जो सुन रहे हैं बार बार आप लोगों से भी कमेंट लिया जा रहा है, एक्सपर्टीज आपकी पूछी जा रही है, इज दैट रियली ट्रू कमेंट कि ये जो पानी इस वक्त है ये एक ऐसा टाइफॉइड जनरेट कर रहा है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी नहीं है? देखिए बात सारी ये है कि पानी नहीं कर रहा है, पानी तो टाइफाइड कर रहा है। और प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड है और इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे यहाँ टॉफियों की तरह एंटीबायोटिक का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से ये टाइफाइड वैसे भी यकीनन पानी, गंदा पानी हमारे यहाँ आ रहा है, हमारे यहाँ साफ पानी है नहीं, जिसकी वजह से ये टाइफाइड हो रहा है। लेकिन ये टाइफाइड अब ठीक नहीं होता एंटीबायोटिक से। उसकी वजह ये है कि दवाइयाँ जो है रेजिस्टेंस हो गई हैं, दवा असर नहीं कर रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि दवाइयाँ क्यों असरअंदाज नहीं हो रही है, क्यों इफेक्टिव नहीं हो रही है। उसकी वजह ये है कि आपकी बॉडी में वो पावर नहीं है, वो दवाइयों में वो ताकत नहीं है जिसकी वजह से ये जरासीम मार सके। लिहाजा ये बात इस चीज की है कि आपको एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस को खत्म करना है। जिस तरह से एंटीबायोटिक इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, हमारे यहाँ अकाई डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, जो भी हेल्थ के लोग हैं वो सारे करते हैं, हमारे जूनियर डॉक्टर्स भी करते हैं, इवन के वायरल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया की एंटीबायोटिक इस्तेमाल की जाती है। यानी डॉक्टर साहब आपसे ये मतलब ये वाला जो हमारे यहाँ तरीकेकार है कि हर चीज में एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर दी जाती है, इसको तर्क करना होगा। बिल्कुल जी, हमारे इसका तरीकेकार ये है, इसका तरीका ये है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। और वो ये है कि एक तो साफ पानी, ऑफकोर्स हुकूमत की जिम्मेदारी है कि साफ पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाए। Absolutely. दूसरी बात ये है कि हमारे मुल्क में जो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है वो मेडिकल स्टोर पे सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइड डॉक्टर से ही के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मेडिकल स्टोर वाले जो है दवाइयाँ दें। ये हुकूमत को करना पड़ेगा। मेडिकल स्टोर पे हर आदमी आके दवा ले लेता है, जिसकी जो मर्जी और जो दवा चाहे मिल जाती है। तीसरी बात ये है कि हमारे यहाँ से अतायत का खात्मा करना पड़ेगा। और चौथी बात ये है कि हमारे यहाँ जो अवाम है उनको चाहिए कि जब तक हुकूमत, जैसे कि आपने सही कहा कि ये मामला चलता रहेगा, हुकूमत को अपनी मदद आपके तहत साफ पानी खुद प्रोवाइड करना पड़ेगा, यानी पानी को उबाल के पीना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी जानलेवा साबित हो रहा है। इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एहतियात इलाज से बेहतर है। लिहाजा पानी को उबाल के पिया जाए, गैर जरूरी बाहर खाना ना खाया जाए और घर पे ताजा बनी हुई चीजों का इस्तेमाल किया जाए, तो इस तरह से बेहतर रहेगा। खासकर बच्चों को जो स्कूल जाते हैं उनको घर से पानी या मशरूबात आप बना के दें, ताकि बाहर जो स्कूल की जो बच्चे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बच्चे ना पिए, उसका इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर कैसे सिजाद साहब, थैंक यू वेरी मच। सेक्रेटरी जनरल पीएमए हमसे बात कर रहे थे, इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने कहा कि पानी तो आपको वैसे ही मिलेगा क्योंकि जाहिर है इतनी जल्दी कोई तब्दीली नहीं आ रही है। सिंध हुकूमत को अगर कुछ बेहतर करना होता तो पिछले 11 सालों में शायद कर बैठती, लेकिन बहरहाल उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, अपना वक्त दिया। जाहिर है प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, लेकिन पानी जैसे अहम मामले पर बात करने का मकसद ये था कि आपको आगाह रखा जाए। एक तो एंटीबायोटिक्स का बेदरेग इस्तेमाल, हल्के सा सर में दर्द हुआ या बुखार हुआ या दीगर चीज़ें हुई और हमने एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दी, इसको बराए मेहरबानी तर्क करें। और दूसरी अहम तरीन बात, पानी जैसा तैसा भी आ रहा है, अब मैं ये तो नहीं कह सकती कि सीवरेज का पानी आ रहा है तो उसको उबाल कर पिए, उसको ना भी पिए उबाल कर या पिए भी तो उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ना। लेकिन बहरहाल अगर साफ पानी मुहैया है कहीं तो बराए मेहरबानी उसको उबाल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि जान है तो जहान है। सना हाशमी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।